नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य और बात करने के लिए आज एक ऐसे मुद्दे पर हम हाजिर हैं जो पिछले एक साल से काफी चर्चा में रहा है, खास करके जब बांग्लादेश में हमने देखा कि वहां पर मोहम्मद यूनुस की सरकार बनी और हिंदू अट्रॉसिटी बहुत खुलकर सामने आई। इसके बाद हमने देखा पाकिस्तान में हिंदू अट्रॉसिटी बहुत लंबे समय से। फिर हमने इस देश में कई ऐसे मामले देखे जिसमें कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और साथ ही साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के मामले भी कुछ एक आध सामने आए। सरकार के कुछ ऐसे फैसले रहे जिसमें भी ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखा गया, जिसको लेकर काफी हंगामा हुआ, मामला पार्लियामेंट तक भी पहुंच गया और सरकार को भी इस मामले में सफाई देनी पड़ी। यहां तक कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी चला गया। और इसी बात पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बेहद खास मेहमान, जो कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और ऐसे मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखती हैं। सोनाली कौशल जी, बहुत स्वागत है आपका। डिजिटल मीडिया पर बहुत खुलकर बात करती हैं सोनाली, और मुझे लगता है कि आप नमस्कार। और मेरे साथ मेरी सहयोगी मीनाक्षी भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही है। मीनाक्षी, आपका भी बहुत स्वागत है। और जिस हिसाब से सोनाली आप सोशल मीडिया पर बात करती हैं, चाहे वो हिंदुओं के पक्ष में हो और जिस तरह से प्रोपेगेंडा को आप बर्स्ट करती हैं, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप, चूंकि आप इंडिया में नहीं रहती, आप एक ऐसी जगह पर रहती हैं जहां पर मुस्लिम डोमिनेंस है और काफी केसेस भी देखने को मिलते हैं, तो आपको, मेरा पहला सवाल, आपको डर नहीं लगता? आप इतना खुलकर बात करती हैं इस्लाम को लेकर, उनके नियम को लेकर, उनके कायदों को लेकर। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। लाइक अगर आप सोचे तो मेरे जो कॉलेज टाइम का, अगर आप देखें कॉलेज पीरियड से लेकर अब तक मैं जो नोटिस करती आ रही हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल जो हिंदू मुस्लिम वाला मैटर है, अगर उसमें देखें तो इनिशियली जब हम नए नए स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि मैं मेडिकल कॉलेज में थी और वो बहुत लंबा पीरियड होता है हमारे ग्रेजुएशन का, लाइक 5.5 years, उसके बाद इंटर्नशिप। तो उसमें मैंने लोगों को बहुत ज्यादा बदलते हुए देखा। लाइक फर्स्ट ईयर में सब लोग नाइव होते हैं, सब लोग काफी मिलजुल के रहते हैं, किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सारे स्टूडेंट्स हिंदू मुस्लिम भी और या फिर कास्ट को लेकर हमें किसी से कोई द्वेष नहीं रहता या ये फीलिंग भी नहीं होती। बट जैसे जैसे टाइम गुजरता है, जब वो लाइक जब रिलीजियस चीजों को, क्योंकि हमारी फैमिलीज जो है ना, हम लोग काफी सेक्युलर तरीके से बड़े हुए हैं। एंड आई बिलीव कि जो हिंदुइज्म है, अगर हिंदू राष्ट्र नहीं कहेंगे हम भारत को, हालांकि मैं तो हिंदू राष्ट्र ही मानती हूँ, क्योंकि हिंदू डोमिनेंस है, इसीलिए हम सेक्युलर हैं और इसको प्रैक्टिकली हम हर तो हिंदू जगह राष्ट्र। हाँ, तो इस वजह से मुझे लगता है कि जब एक समुदाय विशेष, जिनको कि हम मुस्लिम कहते हैं, जब वो अपनी रिलीजियस टीचिंग की तरफ ज्यादा जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक विचारों में मतभेद इसलिए आ जाता है कि वो हमें अपने से अलग समझने लगते हैं। उनके लिए राष्ट्र का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, उनके लिए उम्मा का कॉन्सेप्ट होता है, राइट? तो इस वजह से दे बिलीव इन की, जैसे हमारे यहाँ कोई भी आतंकवादी हमला होता है तो उसमें जो हेल्पिंग हैंड होता है वो तो हमारे देश के मुसलमान ही पाए जाते हैं, अक्सर पकड़े जाते हैं कि उन्होंने सपोर्ट किया है। तो दैट्स द रीजन कि जो, अगर आप इस चीज की बात करें कि नहीं, आपने कहा था शुरू में कि ये जो यूके है वो मुस्लिम डोमिनेंस है यहाँ पे, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे मतलब मुस्लिम डोमिनेंस यहाँ पे तो इतना नहीं, स्पेशली मैं जिस एरिया में रहती हूँ यहाँ पे ज्यादातर लोग वाइट ही हैं। इवन लोगों को प्रॉब्लम ऐसी जगह पे ज्यादा होती है जहाँ देसी पॉपुलेशन ज्यादा है। कुछ एरियाज हैं जहाँ के मेयर्स भी मुस्लिम्स हैं, तो वहां पे लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है इस चीज को लेकर, या लड़ाई झगड़े या ये सब चीज। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा इस चीज में, लीस्टर चर्चे में बहुत रहता है। यहाँ पे एक जगह है लीस्टर, वो बहुत ज्यादा चर्चे में रहता है इस चीज को लेकर कि गणेश चतुर्थी हुई तो वहां पे उन लोगों ने जाके पुलिस कंप्लेन कर दिया कि आरएसएस मेंबर्स, जबकि यहाँ पे आरएसएस के मेंबर्स कहाँ जाएंगे, तो बट स्टिल कंप्लेन कर देते कि आरएसएस के मेंबर्स हैं एंड उन्होंने कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज की है, स्लोगन्स किया है। फिर बाद में पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो इन सब तरह की चीजें होती है और मुझे डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि किसी ना किसी को तो बोलना ही पड़ेगा ना। आप डरोगे, डरते डरते हमने, आप जैसे अभी बांग्लादेश की बात कर रहे थे, पाकिस्तान की बात कर रहे थे,
कहीं ना कहीं डरते ही तो लोग वहां खत्म हो गए ना। इफ यू कंपेयर द पॉपुलेशन, देयर वर लाइक 24% आई गेस हिंदूज थे उस समय, जिस वक्त बंटवारा हुआ था। 1971 जी, नहीं, 47 में 1947 की बात मैं कर रही हूँ। जी। और अभी देखा जाए तो शायद हिंदूज पाकिस्तान में 0.98% है और बांग्लादेश में 7 to 8%। तो बिल्कुल, अच्छा, पाकिस्तान में तो 1.4 सोनाली 1.3% के आसपास है। वो तो माइनॉरिटीज का पॉपुलेशन है, अच्छा टोटल माइनॉरिटीज का है। हाँ, आई एम अच्छा टॉकिंग अबाउट कि सिर्फ हिंदूज कितने हैं, अच्छा तो वो शायद 0.98% रह गए। एंड मेरी बात होती है आप शायद जानते होंगे निखिल चंदवानी जी से, तो उनसे अगर आप स्टोरीज जानेंगे तो आप बहुत सरप्राइज्ड हो जाएंगे कि मतलब कैसे हम उस चीज को इमेजिन नहीं कर सकते एट द मोमेंट कि इंडिया में वो चीज हो। दूसरी चीज ये है कि मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ, धमकियां मुझे बहुत मिलती है कि तुम जब इंडिया आओगी तुम पे STSC एक्ट लगा देंगे, या फिर कोई मुझे ऐसे भी, एक बार मैं लाइव थी इंस्टाग्राम पे, अभी तो मेरा इंस्टाग्राम लाइव ही ब्लॉक रखा हुआ है, लेकिन एक बार मैं लाइव थी इंस्टाग्राम पे एंड समवन सेड कि तुम मुझसे ज्यादा दूर नहीं हो, मैं मैनचेस्टर में हूँ एंड आई कैन कम टू यू एनी टाइम। और सोनाली, यस, आप जब ये तमाम बातों का जिक्र कर रही हैं, आप बता रही हैं कि किस तरीके से आपको सोशल मीडिया लाइफ के दौरान भी धमकियां मिलती रही हैं। आपने शुरुआत में कहा कि जब आप पढ़ती थी, तब आप जब शुरू कर रहे थे, तब ऐसा होता था कि आपके साथ जो लोग हैं बहुत नाइस हैं, बहुत कैजुअली बिहेव कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे क्या ये मानसिकता है लोगों की उनमें, जब आप बात अपने धर्म की करते हैं और वो अपने धर्म की करते हैं, तो इतने ज्यादा कट्टर हो जाते हैं कि वो ये भी नहीं देखते सामने खड़ा हुआ व्यक्ति क्या बात कर रहा है, कौन सी बात कह रहा है और कौन कह रहा है। कोई लड़की कह रही है, कोई आदमी कह रहा है, वो किस बारे में कह रहा है, बस उन्हें इतना पता होता है कि हम अपने धर्म को लेकर के कट्टर हैं और सच है या गलत है हम कुछ नहीं सुने। नहीं वो इतना जितना आप बोल रहे हो उतना एग्रेसिव तो चीजें नहीं होती हैं, लेकिन वो जो आप कह सकते हो कि ब्रेन वॉश वाला जो या कंडीशनिंग वाला जो सिचुएशन होता है ना, कि दे विल ट्राई टू प्रूव बाय, उस टाइम पे जब मैं कॉलेज में थी उस टाइम पे जाकिर नायक काफी पॉपुलर हुआ करता था, तो उसका वीडियोस भेजना, ये सारी चीजें। एंड दूसरी चीज ये थी कि सिंस बिगिनिंग, मतलब मैं अपने परिवार में हमारी जो फैमिली की हिस्ट्री बताई जाती है कि मिडीवियल टाइम में वी माइग्रेटेड फ्रॉम राजस्थान, ठीक है। तो एक माइंडसेट तो था, ठीक है, बहुत रिलीजन को या बहुत रिलीजियस बुक्स को मैंने अब पढ़ना स्टार्ट किया है, तब मैं नहीं पढ़ती थी, स्क्रिप्चर्स को नहीं पढ़ती थी, क्योंकि हमारे ऊपर एक प्रेशर होता है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, लाइक दैट। लेकिन जैसे कॉलेज में गई तो ये चीज तो मुझे पता था कि हमारी जो फैमिली है इट वाज माइग्रेटेड इन मिडीवियल इंडिया फ्रॉम राजस्थान टू बिहार, और वो एट्रोसिटीज से बचने के लिए बहुत सारे लोगों को उन लोगों ने वहीं छोड़ दिया, अपने फैमिली मेंबर्स को। कुछ लोग इधर आ गए अपनी स्त्री और बच्चों के साथ, तो सारा कुछ छोड़कर। और अभी भी दो चीजें वो कस्टम के तौर पे फॉलो करते। एक, उन्होंने कुलदेवी का मंदिर नहीं बनाया हमारे गांव में, वो कुलदेवी का मंदिर नहीं बनाया क्योंकि उस टाइम पे उन लोगों का ये बिलीव था कि वन डे वी विल गो बैक देयर एंड उसके बाद हम वहां पे जाकर फिर से अपनी कुलदेवी को उनके मंदिर में स्थापित करेंगे। तो आज भी वो एक चांदी के बक्से में है, ठीक है। और पूरा गांव वहां पे न्योली 100-200 फैमिली का पूरा गांव है, जिसमें एक कुल देवी है और वो बॉक्स में, चांदी की बॉक्स में रहती है, और जब कोई ओकेजन होता है तो वो किसी घर में उनको फिर भेजा जाता है। और दूसरा चीज होता है कि जब हमारी शादियां होती हैं हमारे यहाँ, तो लड़कियों को सुअर का दांत पहनाते हैं। तो ये सिंबलिज्म है। मुझे लगता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो काफी स्किलफुल थे, हालांकि कोई इन सब चीजों पे सोचता नहीं है कि क्यों हुआ, बट माइंड में आता है कि सुअर का दांत क्यों, मतलब एक तरफ आप इतना पवित्र कस्टम कर रहे हो, रिचुअल कर रहे हो, उसमें सुअर का दांत का इन्वॉल्वमेंट क्यों, जिसको कि आप कह रहे हो कि मंगलसूत्र हो नहीं हो चलेगा, लेकिन ये होना चाहिए। ऐसा भी मैंने सुना है, मतलब हमारे घर में जब शादी होती है तो लोग ऐसा कहते हैं। देन आई रियलाइज्ड कि मैंने पूछा वहां पे जो पंडित जी थे, तो पंडित जी से पूछा मैंने, तो बोलते थे वो पहले के जमाने में मुसलमान लड़कियां उठा के ले जाते थे ना, इसलिए ऐसा कस्टम बनाया गया। तो मुझे लगता है कि हमारे पूर्वज बड़े स्किलफुल थे कि उनको लगा होगा कि कोई ना कोई तो आके इस चीज को उठाएगा, इस चीज को सोचेगा हमारे लीनिएज में आगे। जी, आपने थोड़ी देर पहले एक बात की सोनाली की
कॉलेज में एक टाइम से पढ़ने के बाद या फिर बाहर निकलने के बाद, प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद मुसलमानों के लिए उम्मा का कॉन्सेप्ट ज्यादा बड़ा हो जाता है बकौल नहीं, देश का कॉन्सेप्ट। if they are going through religious teaching, then हम्म अगर वो बहुत तो ज्यादा ये इन्वॉल्व होते हैं तो हम्म, आपने कुरान भी पढ़ी है, आपने हदीस भी पढ़ी है, मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ, बांग्लादेश में हिंदू एट्रोसिटी, हम्म, हिंदुओं को मारने के पीछे की मंशा क्या है? भारत को उकसाना या फिर रिलीजियस सेंटिमेंट? नहीं, वो भारत को उकसाना नहीं। उनकी हदीसों में जैसे आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली द नेम, लेकिन एक हदीस है, मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं उस पे, सुन्नन नबी दाऊद की हदीस है। आई थिंक छोड़िए, नंबर मैं मे भी गलत बता सकती हूँ, बट सुन्नन नबी दाऊद की हदीस है, उसमें ये चीज़ क्लियरली मोहम्मद साहब जो उनके प्रॉफिट थे, उन्होंने कहा है कि जो भी गजवाए हिंद करेगा, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं ही करूंगा, लेकिन अगर मेरे बाद भी जो भी गजवाए हिंद करेगा, उसको अल्लाह, चाहे उसने कोई भी गुनाह किया हो, उसको अल्लाह जहन्नम की आग से बचाएगा। एंड मतलब मेरे जीते जी तो चाहे मैं अपनी पूरी संपत्ति उसमें क्यों ना लुटा दूं, लेकिन गजवाए हिंद तो करना है। तो आप सोचो कि गजवाए हिंद उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि किसी और कंट्री का जिक्र नहीं है उसमें, कि एक जगह तो है कि चलो पूरी दुनिया को हमें मुसलमान बनाना है, ठीक है, बट देयर इज नो कॉन्सेप्ट कि गजवाए हिंद के अलावा लाइक गजवाए अमेरिका या गजवाए चाइना, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ गजवाए हिंद है। दैट मीन्स आप ये समझ सकते हो कि हिंद की क्या इंपॉर्टेंस थी उस टाइम पे, हिंद का कितना बड़ा नाम होगा। क्योंकि एक और चीज आप देखो, चाहे वास्को डी गामा हो या कोलंबस हो, सबको कहाँ आना था? सबको इंडिया ही तो आना था। पुर्तगाली हो, ब्रिटिशर्स हो, सबको इंडिया ही तो आना था। सोनाली, जैसे आपने उनकी हदीस का जिक्र किया और बताया कि गजवाए हिंद उनके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आपने एक बात और भी कही कि जिन लोगों के पास खासकर जिन्हें धार्मिक शिक्षा दी जाती है वो ज्यादा कट्टर होते हैं, यानी कि किताबों में ही ऐसा लिखा हुआ है, कुरान में ही ऐसा लिखा हुआ, उनकी हदीस में ऐसा लिखा हुआ है कि उन्हें हिंदुओं से नफरत होनी चाहिए, एक समुदाय विशेष से नफरत होनी चाहिए। और वो जब इस तरीके की बातें करते हैं और मुकर भी जाते हैं कि नहीं, हमारी किताबों में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। उनके किताबों में जो भी चीजें लिखी हुई है वो बिल्कुल डेफिनेटली, आप एक्चुअली अगर आप थ्रू आउट स्टडी जाएं तो इस्लाम जो है, हालांकि मैं तो हिंदू हूँ, इतना मुझे लेकिन पढ़ा है मैंने, तो इस वजह से इतनी जानकारी आपको दे सकती हूँ कि पूरी कुरान भी ना 2 भाग में डिवाइडेड है, मक्की और मदनी में, ठीक है। तो व्हेन प्रॉफिट वाज वीक, मतलब जब उनके पास उनकी उम्मत नहीं थी, शुरुआत में कोई कन्वर्ट होने को तैयार नहीं हो रहा था, देन ही वाज वीक, बट उनकी वाइफ जो थी शी वाज वेरी रिच, ठीक है, वो मतलब काफी उम्र में बड़ी भी थी, एंड दैट्स व्हाई शी डाइड अर्ली प्रोबेबली बिकॉज ऑफ दैट। तो उसकी डेथ के बाद सारी जब पावर इनके हाथ में आती है, देन ही बिकम वेरी स्ट्रॉन्गर। तो आप आयतों में जो है ना, इवन कुरानिक आयतों में आप डिफरेंसेस देखोगे कि जब वो वीक होते हैं तो कहते हैं कि दूसरों के खुदाओं को गाली मत दो, अगर तुम उनको गाली दोगे तो वो तुम्हें भी गाली देंगे। उसके बाद फिर आती है तलवार वाली आयत 9.5 कुरान, वो अगर आप उसका जो इनके तफसीर लिखते हैं, जो इसको डिटेल में समझाते हैं, जो इनके स्कॉलर्स होते हैं, ठीक है, तो अगर आप उनके एंशियंट इवन जो 13 जो 1000 साल पहले, अगर जो इनके मेन जो जैसे इमाम सही हो गए या अल जलालेन हो गए, तो अगर आप उनकी तफसीर देखेंगे तो उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि ये जो तलवार वाली आयतें हैं, ये उन आयतों को एब्रोगेट करती है। मतलब एक तरफ तो आप कह रहे हो कि ये किताब ऐसी है जो कयामत तक इसको मानना है, और उसी किताब में उसी की आयतें दूसरी आयत को एब्रोगेट भी कर रही है। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदुओं को इसीलिए मिटा रहे हैं क्या ये? बिल्कुल, क्योंकि उनको इस्लाम तो पूरी दुनिया पे करना है काबिज, एंड इसीलिए आप गजवाए हिंद का नारा। हाँ, इंडिया में एक चीज आपने जरूर देखा होगा कि इंडिया में जो टीवी वाले मौलानाज आते हैं वो कहते हैं गजवाए हिंद तो हो चुका है, मोहम्मद बिन कासिम ने कर दिया है गजवाए हिंद, और वो टाइम देते हैं कि 8वीं शताब्दी में गजवाए हिंद हो चुका है, और हिंद से वो सिंध भी बोलते हैं, तो वो काफी बरगलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप इवन ऑपरेशन सिंदूर के समय या फिर
किसी भी बांग्लादेशी मौलाना का कोई भी वीडियो देख लो, दे विल नेवर से कि गजवाए हिंद हो चुका है। वो अभी भी यही कहते हैं कि गजवाए हिंद करना है। इवन 2024 मार्च में दारुल उलूम देवबंद ने हमारे यहाँ उन्होंने फतवा दिया था, अगर हो चुका है गजवाए हिंद, तो इंडिया में बैठे दारुल उलूम देवबंद ने कैसे फतवा दिया गजवाए हिंद का। एंड आपने उसी समय नोटिस किया होगा कि सडनली बच्चा बच्चा वो ट्रेन जिहाद में लगा हुआ था। एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आपने भारत को लेके बात की तो भारत के कॉन्टेक्स्ट से एक सवाल पूछ लेता हूँ। हमारे यहाँ आए दिन खबरें आती, मौलाना छांगुर के बारे में आपने सुना होगा। हाँ, छेंगुर जिसने जिसने सैकड़ों हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट किया और या फिर उनको उनका धर्मांतरण कराया, उनको फंसाया, रैकेट में फंसाया, या फिर उनका या तो एक्सटॉर्शन किया या फिर उनको ट्रैफिकिंग में डाल दिया। अभी बस्ती से एक और मुस्लिम युवक का नाम सामने आया है, उसका नाम एग्जैक्टली मेरे को अभी तुरंत याद नहीं आ रहा, लेकिन उसने भी कहते हैं 300 से ज्यादा लड़कियों को अपने रैकेट के साथ मिलकर बरगलाया, फंसाया, वीडियोस बनवाए, कन्वर्जन का प्रेशर डाला, और अब जाकर वो मामला खुला है तो उसमें कई लड़कियां उस दायरे में हैं। ये कॉन्सेप्ट, ये मामला क्या है? तो इसमें आपने एक वीडियो देखा होगा डेफिनेटली, बहुत ज्यादा चर्चा में था कि एक मौलाना साहब होते हैं, वो कहते हैं कि इवन फॉरेन मौलानास का भी सुना होगा कि गॉड कैन फॉरगिव एनीथिंग, अल्लाह कैन फॉरगिव एनीथिंग एक्सेप्ट शिर्क। शिर्क मतलब कि बुत परस्ती, या फिर आप किसी और को मतलब अल्लाह के अलावा किसी और को मानते हो या नहीं मानते हो, डजंट मैटर, इवन इफ यू आर एथिस्ट। और एक इनके इस्लामिक स्कॉलर हुए थे हु डाइड इन आई थिंक 2003 में, अल करादवी करके। तो व्हाट ही सेड कि अगर इस्लाम में मुर्तद की सजा मौत नहीं होती, मुर्तद मतलब जो इस्लाम छोड़ चुका, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आता तो एक्स मुस्लिम बन जाते हैं। हमारे इंडिया में क्या है कि एक्स मुस्लिम बन के भी दे कैन सर्वाइव, क्योंकि अभी हिंदू मेजॉरिटी में है, ठीक है, हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को फॉलो करते हैं, बट पाकिस्तान जैसे जगह पे दे कैन नॉट सर्वाइव, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अल करादवी ने कहा था, जो कि बहुत बड़े इजिप्शियन स्कॉलर थे, आप उनके बारे में सर्च कर सकते हैं। तो ही सेड कि अगर मुर्तद की सजा मौत नहीं होती तो प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद ही इस्लाम भी खत्म हो जाता, उनकी डेथ के साथ ही इस्लाम खत्म हो जाता। तो इस वजह से ये रीजन है कि, और एक और वीडियो आपने देखा होगा कि एक मदरसे में बच्चों के मोबाइल्स को तोड़ रहे हैं, आपने देखा होगा कि बच्चों के मोबाइल्स तोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो यंग माइंड होता है वो नेचुरली, हालांकि ये कहते हैं कि अकल का दखल हराम है, बट नेचुरली यंग माइंड को क्या होता है ना, नई नई चीजें सीखने का वो क्यूरियोसिटी, आप उसको, वो नेचुरल होता है, आप उसको खत्म नहीं कर सकते। तो वो मोबाइल के थ्रू जब चीजों को देखता है और वेरीफाई करता है और चीजें जब सामने आती हैं तो लगता है कि नहीं भाई, हमारे साथ तो गलत हुआ है, हम अपनी मर्जी से कन्वर्ट नहीं हुए हैं। एंड आप सोचो, मुगलों की ही अगर स्टोरी ले लो, उन्हीं की हिस्टोरियंस, कोर्ट हिस्टोरियंस की भी अगर बात करो, जैसे फॉर एग्जांपल अकबर का कहते हैं कि 3000 से 5000 कॉन्क्यूबाइंस थी उनके हरम में। तो ठीक है, मुगल राज खत्म हो गया, लेकिन जो कॉन्क्यूबाइंस थी, माले गनीमत कहें या गुलाम लौंडिया जिनको ये कहते हैं, उनके बच्चे, अब एक इनमें बच्चे पैदा करने की तो कोई लिमिट नहीं है, तो उनके बच्चे क्या थोड़ी खत्म हो गए, वो तो भारत में भारतीय मुसलमान बन के रह रहे हैं। दरअसल कहीं पर यह भी लिखा हुआ है कि निकाह का नियम होता है, निकाह का नियम ये होता है कुरान में कि अगर जो लड़की अल्लाह को मानती है, एक ईश्वरवाद वो बिलीव करती है, तो सिर्फ उसी के साथ निकाह हो सकता है। तो सीधी सी बात यानी ये है कि छांगुर हो या फिर बस्ती से आया हुआ ये केस हो, कि अगर लड़कियां अल्लाह को नहीं मानती है तो उन्हें प्रेम जाल में फंसाओ, अपने आप कन्वर्ट हो जाएंगी, वरना जो उनके साथ हुआ सो हुआ। ब्लैकमेल करने के लिए काफी वीडियोस पड़े। आप एक ये सर्च करना, अगर पॉसिबल है तो इस वीडियो में ऐड करना, एक इजिप्शियन फीमेल स्कॉलर है, नाम उसका बहुत डिफिकल्ट है इसलिए मैं मुझे याद नहीं रहेगा, लेकिन एक फीमेल इजिप्शियन स्कॉलर है, शी इज आल्सो प्रोफेसर इस्लामिक टीचिंग की है। तो शी सेड कि जो इनफिडल्स की लड़कियां होती हैं, यू आर अलाउड टू रेप देम। वो वहां पे फीमेल को एज अ ह्यूमन बीइंग नहीं समझते, वो फीमेल को एज अ प्रॉपर्टी समझते हैं। जब ये लूट करते थे, हालांकि ये एक चीज बताते हैं कि
जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो कहीं भी जाते थे तो वो मतलब न्याय के लिए लड़ते थे, जो लोग उनके अगेंस्ट होते थे उन। लेकिन अगर आप पूरी हिस्ट्री पढ़ोगे, एक हमारे हिस्टोरियन है एम ए खान, ठीक है, आई थिंक ही इज द फर्स्ट नोन एक्स मुस्लिम ऑफ इंडिया एंड ही इज अमेरिकन सिटीजन आई गेस एट द मोमेंट, क्योंकि उनके बारे में बहुत जानकारी नहीं मिलती है। बट मैं एक दिन बहुत बहुत ज़्यादा उनकी बुक्स के पीछे पड़ी हुई थी, तो मैंने सर्च किया तो पता चला मुझे कि ही वॉज बॉर्न इन 1947। तो 60s के अराउंड उन्होंने एक बुक लिखी थी, पहले तो वो बुक बैन थी, लेकिन इस्लामिक जिहाद करके एक बुक है, उसके कई वॉल्यूम्स हैं, और उसमें मैं एक वॉल्यूम पढ़ रही थी, आई थिंक वॉल्यूम 3 पढ़ रही थी, जिसमें उन्होंने सिर्फ इंडिया के बारे में एक्सप्लेन किया है कि इस्लामिक जिहाद इंडिया में कैसे हुआ। उसके पहले उन्होंने बताया वॉल्यूम 1 में कि जितने भी इन्होंने रेड्स किए हैं, मैक्सिमम 3 इनके युद्ध हैं, बाकी सारे रेड्स हैं जिनको ये लोग वॉर का नाम देते हैं, बट वॉर और रेड में बहुत डिफरेंस होता है। रेड का मतलब वो रात में सोए हुए कोई बस्ती है तो आपने उसमें हमला भी हैं, कर दिया, बिल्कुल। औरतें हैं, किसी को भी जाके मार रहे हैं। आप अभी देखोगे बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू बस्तियों पे अटैक किया जा रहा है, तो इट वाज वेरी सिमिलर टू दैट। और क्रुएलिटी की कोई लेवल नहीं होती थी उसमें, चाहे दूध मुहा बच्चा हो या प्रेग्नेंट औरत हो, कोई भी हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एनी बेसेंट का मोपला का रिकॉर्ड पढ़ेंगे जो उसने रिकॉर्ड किया है, तो उसमें आपको वो बहुत सिमिलरिटी दिखेगी जो इजराइल में हुआ था 7 अक्टूबर को, कि प्रेग्नेंट औरत का पेट चीर के बच्चा बाहर निकाल देना। तो वो चीज और फिर उस बच्चे को शायद जला के भी मारा गया था, ऐसा था कि उसको वो हाँ, आपको वो तो जला के अलग ही मारना है। 40 बच्चों को जला के मारा गया, बट इट इज लाइक दैट। तो एंड मुझे लगता है कि जो हमें कास्ट में बांटा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये जो मोमेंट है ना मैं उनके लिए, जी कि वो पॉपकॉर्न लेके हमको देख रहे होंगे, ओ अब ये तो हिंदू कास्ट में लड़ रहे हैं। तो आप And यूजीसी के खिलाफ for आपने us. बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, मैं यूजीसी पे बात करूंगा। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि समय बहुत सीमित है। मौलाना अरशद मदनी है, ये जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष हैं। अभी इन्होंने हाल में एक अपना सम्मेलन किया था जमीयत उलेमा हिंद का, उसमें कहा कि इस देश में जिहाद शब्द को बदनाम किया जा रहा है। जिहाद शब्द एक बहुत पवित्र शब्द है, लेकिन भारत में मीडिया में बहुत प्रचलित शब्द हो गया है लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद और टॉयलेट जिहाद। ऐसे बहुत सारे वर्ड जो है वो खबरों में आते रहते हैं और न्यूज के टर्म में इनका इस्तेमाल होने लग गया। तो इससे ये लोग बहुत खफा है कि जो आपने ही थोड़ी देर पहले जिहाद शब्द का जिक्र किया। आपको लगता है कि मदनी साहब सही कह रहे हैं या फिर इसमें भी कंट्रोवर्सी है? बदनाम क्या किया जा रहा है, मतलब सही बात कहा जा रहा है। जिहाद का अगर आप शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो उसका मतलब होता है स्ट्रगल इन द वे ऑफ अल्लाह। तो अल्लाह के रास्ते में जो भी स्ट्रगल है, आप चाहे वो थूक के कर रहे हैं, चाहे वो लड़की फंसा के कर रहे हैं, चाहे वो किसी को हत्या करके कर रहे हैं, और इसमें आई थिंक जो सबसे बेस्ट माना गया है वो किताल को लेकर माना गया है, जो जिहादुल किताल होता है, ठीक है। तो उसको ये बहुत अप्रिशिएट करते हैं। अगर आप लोगों को पता होगा जब पहलगाम अटैक हुआ था, उस समय ध्रुव राठी का वीडियो कहीं ना कहीं इंडिया के पक्ष में उसने बनाया था, एक वीडियो गलती से। तो एक पाकिस्तानी यूट्यूबर का उसमें रिएक्शन वीडियो था, और उसमें उसने कहा था कि भाई मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि ये तो मतलब बहुत अच्छा जिहाद है, और उसने उसमें बड़ा खुश होके वीडियो बनाया था। एंड उसने कहा था ध्रुव राठी को उस पर गलत कहा था। उसके बाद कुछ मस्जिद में जैसे कि उन हिंदुओं की आत्मा की शांति के लिए, आई थिंक इट्स अगेंस्ट इस्लामिक टीचिंग, तो शो ऑफ के लिए ही, लेकिन उन्होंने रखा था इस चीज को कि लाइक हम शोक में हैं, वी विल प्रे फॉर दोज हिंदूज हु आर विक्टिम। तो उसने इस चीज का बड़ा कहा कि ये बहुत गलत हो रहा है टेक्निकली, मतलब इट इज अगेंस्ट कुरान, ये सब जहन्नम में जाएंगे या फिर इसके लिए खुदा इनको सजा देगा। ये आप मोदी सरकार से इतनी नाराज क्यों हैं? नहीं, मैं मोदी सरकार से नाराज नहीं हूँ। मेरे अब तक के फेवरेट प्रधानमंत्री हैं, और भगवान करे ऐसे प्रधानमंत्री आते रहे। इवन योगी आदित्यनाथ को मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट प्रधानमंत्री बने। मोदी सरकार से मेरी नाराजगी नहीं है। नाराजगी शायद मुझे लगता है कि
बहुत सारी चीजें, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, जैसे एक राष्ट्र होता है, बहुत सारे स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स इनके संगठन से बनता है, सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, तब जाके वो विकसित या डेवलप राष्ट्र बनता है। उसी तरह अगर आप मोदी सरकार से अगर आप नाराज नहीं है तो यूजीसी के खिलाफ इतने वीडियोस क्यों बना रही है? यूजीसी का जो नया है, नहीं, यूजीसी के खिलाफ होना मोदी सरकार के खिलाफ होना नहीं हो सकता। मैंने बोला ना, वो अभी भी मेरे फेवरेट प्रधानमंत्री है, मतलब जो स्क्रैच से, जो जीरो से हीरो बना हो, उसका उसके खिलाफ कैसे, उसको तो इंस्पिरेशन की तरह आपको देखना चाहिए। अब यूजीसी और सरकार को उसको अलग अलग पहले चेहरे से देख रही है, अलग अलग नजरिए से देख रही है, ऐसा है? मतलब ये मेरा अंदाजा है कि मे बी ही वाज नॉट वेरी मच अवेयर, क्योंकि मुझे जो मैं अगर न्यूज़ के थ्रू से जो मुझे पता चलता है, उससे ये लगता है कि मोदी जी जो है ना, वो जियो पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जैसे उनको घेरा जाता है, वो उसमें ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। इन्वॉल्व रहते हैं कि एक इंसान कितनी चीजों पर अकेला ध्यान देगा। लेकिन जब कोई भी चीज मोदी जी से अगर मेरी नाराजगी की बात कही जाए, तो एक चीज तो जरूर कहूंगी कि कोई भी चीज अगर इतने व्यापक लेवल पे हो रही है, अगर आपके देश की बहुत बड़ी जनता उस चीज को अपोज करिए, आपसे कुछ सवाल पूछिए, तो कुछ ना कुछ तो आपका जवाब देना बनता है, जो कि उन्होंने नहीं दिया। धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने भी जो दिया तो उसमें झूठ ही बोला, उन्होंने सारा यूजीसी से क्या आपत्ति है आपको? आप कह रही थी मुसलमान जो है पॉपकॉर्न लेकर देख रहे होंगे यूजीसी जैसे एक्ट को। ऑफ कोर्स पॉपकॉर्न लेकर देख रहे होंगे, क्योंकि आप अगर यूजीसी के क्लॉज 3(1)(c) को देखें, तो उसमें जनरल कैटेगरी को बिल्कुल एक्सक्लूड किया हुआ है। उसमें कहा है कि एसटी, एससी, ओबीसी के अगेंस्ट ही जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होगा वो होगा। फिर कुछ लोग इसके बचाव में आते हैं, क्योंकि उसी 3(1)(e) में लिखा हुआ है कि नहीं, उसमें रंग भी है, उसमें जन्म स्थान भी है, उसमें आपके लिंग, उसमें मतलब वो मैं उसको ऐसे बोलूं तो बहुत सारी चीजें जिस पर अभी भी सोचना चाहिए, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा 29 जनवरी को जब सुनवाई हुई। ठीक है सोनाली, अभी एक और बात है कि सरकार की तरफ से कुछ फ्री शिक्षण संस्थान ट्यूशन के लिए शुरू करवाए जा रहे हैं, जिसमें तमाम लोग आकर के पढ़ सकते हैं, लेकिन सवर्ण नहीं, तमाम लोग आगे ट्यूशन नहीं के पढ़ तौर सकते। पर। मुझे ये समझ में नहीं आता है, इसमें एसटी को एक्सक्लूड किया है और सवर्ण को एक्सक्लूड किया है। फिजिक्स वाला के साथ इनका कोलैबोरेशन है, कुछ ऐसा एमओयू साइन किया है। हालांकि मुझे लगता है कि अगर आप रिजर्वेशन के बजाय, मतलब रिजर्वेशन को रिप्लेस करके ऐसी व्यवस्था करें, अगर आपको लगता है कि एक अमुक वर्ग एसटी, एससी, ओबीसी जनरल के मुकाबले बहुत कमजोर है, जिसकी वजह से हमको उनको एक जगह हम 90% वाले को फेल करा रहे हैं, और एक जगह हम -40 वाले को भी उस स्थान पे पहुंचा रहे हैं। मतलब -40 वाला 90% वाले को अगर फेल कर रहा है, तो इट्स दुर्भाग्य कह सकते हैं ना हम, नेशन के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए। तो इन दैट सेंस तो कोचिंग की व्यवस्था अगर की जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आप उसमें जनरल कैटेगरी को हटा रहे हैं, बट वो उतना बड़ा अन्याय नहीं होगा जितना बड़ा अन्याय रिजर्वेशन है, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है। अब ईडब्ल्यूएस को ही लेकर अगर सवाल करते हैं ये लोग, तो फिर अगर कोचिंग दे रहे हैं तो फिर परसेंटेज वाइज तो फिर जो आपका एक तरह से क्वालिफिकेशन का जो लेवल है उसको तो सेम कर देना चाहिए, या क्वालिफिकेशन की जो लाइन है उसको सेम कर देनी चाहिए। कोचिंग दे रहे हैं, कोचिंग को रिप्लेस कर दे रिजर्वेशन से। अगर आपको लगता है कि वो बहुत सताए हुए हैं, 1000 साल हमने उन पे अत्याचार किया हुआ है, जिसकी पीड़ा उनके मन मस्तिष्क से अभी तक जा नहीं रही है, तो आप उनको हमारे इक्वल बनाने के लिए कि -40 वाला 90 के इक्वल हो जाए, उसके लिए आप उसको फ्री कोचिंग दो। ये नहीं, लेकिन क्या इसकी कोई आवश्यकता है आपको? ये आज और भी थ्रेट्स बहुत हैं। मतलब आपने जैसा कि कहा कि एक वर्ग है जो पॉपकॉर्न लेकर तमाशा देख रहा होगा, तो क्या हमें ये सब करके ये सब में फंसने की जरूरत है आज की तारीख में, जब हम मिशन मून देख रहे हैं, मिशन मंगल देख रहे हैं? फंसने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अपने वोट के फायदे के लिए, अब मुझे वही जो ये चीज कहा जा रहा है ना कि बीजेपी इज कन्वर्टिंग टू कांग्रेस, तो मुझे यही देख रहा है कि जैसे 2012-13 में कम्युनल बिल ला रहे थे, तो उसमें वो हिंदू मुस्लिम बेसिस पे बांट रहे थे। अब यहाँ पे कास्ट बेसिस पे यूजीसी के थ्रू बांटा जा रहा है, क्योंकि अगर आप उसको पढ़ेंगे तो मैंने बोला ना कि सी में तो वहां पे आपको सिर्फ एसटी, एससी, ओबीसी कहा है, लेकिन ई में आपको 3(1)(e) में उसमें आपको धर्म, जेंडर, बर्थ प्लेस
और बहुत सारी लाइन से बहुत सारी चीजें हैं। उसमें वो कह रहे हैं कि जनरल कैटेगरी भी आ सकता है, लेकिन उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि इट इज ओनली फॉर स्टेक होल्डर्स, और स्टेक होल्डर्स मतलब जो हितधारक होते हैं, और स्टेक होल्डर्स में कौन है? एसटी, एससी, ओबीसी। ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि रिप्रेजेंटेशन, जो इक्विटी कमिटी बना रहे हैं ये, उसमें रिप्रेजेंटेशन भी जनरल कैटेगरी का नहीं है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ेंगे तो उन्होंने सबसे जो पहला पॉइंट कहा है कि आपने रैगिंग को यूजीसी 2026 से बिल्कुल हटा दिया है, जो कि रैगिंग आज भी समस्या है। और रैगिंग के नाम पे तो फिर तो ऐसे में तो सवर्ण के साथ ये कुछ भी कर सकते हैं। एंड वो उसमें एक क्लॉज ये भी था, हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट का स्टे है उस पर, हाँ। और उसमें एक क्लॉज ये भी था कि अगर एलिगेशन फॉल्स हुए तो उस पर कोई चार्ज नहीं होगा, कोई ये नहीं लेकिन होगा। इसमें अगर मेरा एक ये था कंसर्न कि अगर फॉल्स एलिगेशन पे किसी ने जान दे दी, किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने जहर खा लिया, तो फिर उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, कौन लायबल होगा? क्या वो कमेटी होगी, क्या वो लोग होंगे जिन्होंने एलिगेशन लगाया, क्या कॉलेज? सरकार होगी जिसने इस कानून को पास होने दिया, सरकार होगी। बिल्कुल, कानून लाने वाले होंगे। सोनाली, एक्चुअली हमारे पास समय आपके लिए सीमित है, तो आपसे बातचीत करके तो बहुत अच्छा लगा, और बहुत बातचीत अभी करने का मन कर रहा है, लेकिन आज समय परमिट नहीं कर रहा है। आगे आपको फिर से कनेक्ट करेंगे, लेकिन आपको ये श्योर करना पड़ेगा कि आप फिर से इस चैनल पर आएंगे और हम लोग एक बार फिर से इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक रहेगा। अभी हम पाकिस्तान पर अच्छी से बातचीत नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि हमें यूजीसी से शुरुआत करना था, लेकिन हम दूसरे टॉपिक पे चले गए, तो नेक्स्ट टाइम नहीं, लेकिन वो बहुत वास्ट टॉपिक पर हम लोगों ने बातचीत की और बहुत गंभीर विषयों पे बातचीत की, तो हमें इस बातचीत को हम कंटिन्यू रखेंगे। दर्शकों से हमें प्रॉमिस कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, क्योंकि बहुत टाइट शेड्यूल था, आपने जैसे कि बताया था। बहुत धन्यवाद। मीनाक्षी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बने रहिए, ऐसे ही कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।